नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं नगमा और आज मेरे साथ हैं संकेत उपाध्याय। तो बात करते हैं गुजरात की। देश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला राज्य गुजरात चुनाव के दौर से गुजर रहा है। गुजरात इस लिहाज से भी अहम है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री का राज्य है और यहां बीजेपी का प्रदर्शन उनकी साख से जुड़ा है। आपने देखा ही है कि प्रधानमंत्री ने वहां पर कितनी सभाएं की, आज भी तीन सभाएं और फिर एक लंबा मेगा रोड शो जो नरोडा गांव से शुरू होकर गांधीनगर तक जा रहा है। 50 किलोमीटर लंबा है ये रोड शो और ये भी एक रिकॉर्ड है। ये सबसे लंबा या बड़ा रोड शो है जो कोई भारतीय नेता कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और रिकॉर्ड बना रहे हैं इस लंबे रोड शो के साथ। और गुजरात में आज पहले दौर का मतदान खत्म हो गया। पहले दौर में गुजरात के 4 में से 2 क्षेत्रों यानी कि कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। पहले दौर में 778 उम्मीदवार, 88 उम्मीदवार माफ कीजिएगा, कि किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। वोट डालने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। ताजा जानकारी के मुताबिक 60.2% वोट पड़े हैं, जो 2017 के करीब 68% मतदान से 7 या 8% कम है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि अभी ये प्रोविजनल आंकड़े हैं, ये बदलेंगे जब फाइनल आंकड़ा आएगा तब। गुजरात का यह चुनाव इस बार और भी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि पहली बार राज्य में तिकोना मुकाबला हो रहा है। मुकाबला तिकोना है। आम आदमी पार्टी की वजह से जनता के सामने कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी है और पंजाब की शानदार जीत से आम आदमी पार्टी बहुत उत्साह में है। गुजरात चुनावों के लिए जोरदार प्रचार कर रही है। देखना है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी पहली बार में ही कितनी गहरी पैठ बना पाती है। आपके उम्मीदवार किसके वोटों में बड़ी सेंध लगाएंगे, कांग्रेस या बीजेपी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और जानकारों का ये मानना है कि आपकी आमद का सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर पड़ेगा, जिसका चुनाव प्रचार इस बार बीजेपी और आप के मुकाबले कुछ फीका नजर आया है क्योंकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के स्टार प्रचारक मैदान में नजर नहीं आए, भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे। बिल्कुल, इस सब पर भी हम खास बातचीत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं उन 2 इलाकों पर जहां आज वोट डाले गए हैं। यह है कच्छ सौराष्ट्र, जिसमें द्वारका, जामनगर, मोरबी, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाड, सुरेंद्रनगर और कच्छ शामिल है। इस बार मोरबी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी आशंका है क्योंकि चुनाव के ऐन पहले 30 अक्टूबर को यहां पर पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। वो मामला अभी ताजा ही है, इसलिए देखना है कि चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलता है। इसे ठीक से समझने के लिए इन इलाकों में पिछले विधानसभा चुनावों के गणित को जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में 89 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनावों में बीजेपी ने इनमें से 48 पर जीत हासिल की थी, जबकि 40 सीटें कांग्रेस को मिली थी। जबकि 2012 में बीजेपी को यहां पर 63 सीट मिली थी और कांग्रेस को 22। इस लिहाज से 2017 में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था, अगर इस आंकड़े को और बारीकी से देखें तो। बिल्कुल, कच्छ और सौराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा 54 विधानसभा सीटें हैं, वहां 2017 में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें हासिल की थी। 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां 35 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 16। तो साफ है कि कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके में कांग्रेस ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया और बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और ये तब है जब सौराष्ट्र को बीजेपी का परंपरागत गढ़ माना जाता है। यहां पर पटेल वोट यानी कि पाटीदार भारी तादाद में हैं, लेकिन 2017 के चुनाव में पाटीदार आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बना हुआ था और यही बीजेपी के वोट घटने की एक बड़ी वजह रहा। उस पर से युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ थे, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो अहमदाबाद के विरमगाम सीट से लड़ रहे हैं, जिस पर मतदान 5 दिसंबर को होना है और देखना है कि पाटीदार वोट इस बार बीजेपी के पास कितने लौटते हैं। बिल्कुल, बीजेपी को यहां ग्रामीण इलाकों में भी नुकसान हुआ था। सौराष्ट्र इलाके में करीब 73% ग्रामीण है और 2017 में कांग्रेस ने यहां पर गांव में अच्छे वोट हासिल किए।
अब एक नजर आइए डालते हैं दक्षिणी गुजरात पर। यहां भी आज वोट डाले गए और यह बहुत महत्वपूर्ण है नगमा। दक्षिण गुजरात में 35 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में कच्छ सौराष्ट्र के मुकाबले दक्षिण गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। हालांकि 2012 के प्रदर्शन से वो पीछे रहा। 2017 में बीजेपी ने यहां 25 सीटें जीती और कांग्रेस ने 10, जबकि 2012 में बीजेपी ने यहां 28 जीती थी और कांग्रेस ने महज 6। अब नोटबंदी और जीएसटी की वजह से और पटीदार आंदोलन की राजधानी कहे जाने वाले सूरत में 2017 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहने की आशंका जताई जा रही थी। यह बताया जा रहा था कि भाई वो खराब परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहां डायमंड सिटी के नाम से मशहूर औद्योगिक इलाका सूरत आता है और सूरत में बीजेपी के आंकड़ों की एकदम सूरत खराब नहीं होने दी। ये बहुत दिलचस्प है कि सूरत में बीजेपी ने बावजूद तमाम चीजों के इस औद्योगिक शहर में अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने सूरत की 16 में से 14 सीटें जीती और दक्षिण गुजरात में इसके आंकड़े सुधर गए। पहले दौर में जो खास चेहरे मैदान में हैं, उनमें से एक हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जो घाटलोदिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के अमी याग्निक के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार इसुदान गढ़वी खंभालिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी उत्तरी जामनगर सीट से उम्मीदवार हैं। और पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है और अब सभी पार्टियों ने दूसरे दौर के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमान खुद प्रधानमंत्री ने संभाली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद में एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं, जो कि अभी भी चल ही रहा है। मतलब कई घंटों लंबा रोड शो, ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत लंबा रोड शो है। शाम से शुरू हुआ, 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो अब तक चल ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार के लिए अहमदाबाद में हैं। उन्होंने कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री मोदी एक लंबा रोड शो कर रहे हैं, जिसको एक रिकॉर्ड है अपने आप में, और पूरी ताकत दूसरे दौर के लिए लगा दी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अहमदाबाद में डेरा डाला है। केजरीवाल ने आज अहमदाबाद में रोड शो किया और कई बातें बोली। कहा उन्होंने कि ऊपर वाले ने झाड़ू चला दिया है, तो उन्हें पूरी उम्मीद है। वो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज वडोदरा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। दूसरे दौर में उत्तरी और मध्य गुजरात की 93 विधानसभा सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल, दूसरे दौर के लिए सरगर्मी तेज हो चुकी है, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान कैसा रहा और कैसे ये गुजरात की राजनीति को प्रभावित करेगा, इस सब पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान। जी, हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं। आशीष रंजन हैं, जो चुनाव विशेषज्ञ हैं, चुनाव को बारीकी से समझते हैं। जैस्मीन शाह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आसिफ भामला हैं बीजेपी के नेता, और आलोक शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता। बिल्कुल, लेकिन इन सब पर जाने से पहले चलते हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी के पास, जो कि अहमदाबाद में है। ये जो पीछे आप जो देख रहे हैं, जो ब्रिज नगमा, ये एक वॉकवे है, एक पतली सी एक सकरा सा एक ब्रिज है, जिसपे लोग, मेरे ख्याल से इसको अटल बिहारी वाजपेयी ब्रिज कहा जाता है अहमदाबाद में, बहुत रिवर फ्रंट के पास। तो बहुत ही एक अच्छे सुंदर से बैकग्राउंड के साथ अंकित त्यागी हमारे साथ उपलब्ध हैं। बड़ी भारी रोड शो इन्होंने आज कवर किए हैं, वो भी दो, एक अरविंद केजरीवाल का और एक नरेंद्र मोदी का। अंकित, क्या ये कहना सही होगा कि एक होम एडवांटेज नरेंद्र मोदी के पास था, क्योंकि दोनों आपके रोड शो जो आप कवर कर रहे थे उसकी तस्वीरें हम लोग देख रहे थे? देखिए, दोनों नेताओं ने आज कहा जा रहा है कि मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ रोड शो किया है 50 किलोमीटर का। अरविंद केजरीवाल का रोड शो उसके मुकाबले कहीं छोटा था। लेकिन मेरा रोड शो आज 5 बजे से शुरू हुआ और जो अभी तक चालू है संकेत। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, होम एडवांटेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस होम एडवांटेज को बीजेपी भुनाती कैसे है, ये बिल्कुल देखने वाली बात होती है। ऐसा नहीं है कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गुजरात में जाएंगे अलग अलग जगहों में, वहां लोगों के कोई मुद्दे नहीं है, यहां वो अपनी परेशानियां भूल गए हैं, या उनको महंगाई नहीं सता रही है, या उनको करप्शन नहीं सता रहा है। लेकिन इन्हीं सब मुद्दों को पाटने के लिए बीजेपी ने पूरी सरकार बदल दी, और उसके बाद जो क्रैक्स रह गए थे उन्हें भरने के लिए, जो दरारें रह गई थी, नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल किया जाता है। उनका जो कनेक्ट है
लोगों के साथ, धरती पुत्र हैं, 12 साल यहां पर मुख्यमंत्री रहे, अब 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। 2012 में जब मैंने चुनाव कवर किया था तब लोग कहते थे हूं मोदी मानुष हूं, यानी कि मैं मोदी का आदमी हूं। उसके बाद 17 में कहा कि नाराज हैं पर गद्दार नहीं मोदी के लिए, और इस बार कह रहे हैं कि हमने मोदी के साथ गुजरात बनाया, यही नारा लेके चल रहे हैं। तो बीजेपी का पूरा कैंपेन प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमता है। और ये जो रोड शो है आज 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी से होता हुआ गुजरा है, 16 अहमदाबाद की 23 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जिसमें से 16 में से आज प्रधानमंत्री जी ने प्रचार कर दिया एक बार में ही। तो बीजेपी की कोशिश यह है कि आप ये ना पूछें कि भूपेंद्र पटेल की सरकार ने क्या किया है, आप ये देखें कि प्रधानमंत्री आपके लिए क्या कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा उनका ट्रम्प कार्ड होता है। अरविंद केजरीवाल उन्हीं के तरह से कोशिश कर रहे थे आज रोड शो करें, लोगों को कनेक्ट करें। आम कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक लो प्रोफाइल कैंपेन रहा है, कह रहे हैं कि हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्थानीय बूथ्स पर। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने का सवाल आता है कि उनके सामने कौन, जो टीना फैक्टर है, वहां कहीं ना कहीं बीजेपी को एक एडवांटेज मिलती है, और उसी को भुनाने की आज पूरी कवायद थी संकेत। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी की पूरी कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और जो काम उन्होंने किए मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए, उसी पर फोकस होता है। बाकी चीजों के बारे में खास बातचीत होती नहीं है। और कहीं ना कहीं यहां पर जो जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए, उन्होंने जाकर एक फुल टॉस दे दी, एक बड़ी जूसी फुल टॉस दे दी नरेंद्र मोदी जी को, यह कहते हुए रावण शब्द का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन शब्दों का किस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल होता है, जो विक्टिम कार्ड खेलना होता है और जनता के साथ उससे इमोशनल कनेक्ट कैसे बनाया जाता है, उन्हें बहुत अच्छे से आता है, जिन्होंने उसका जवाब भी दिया। आम आदमी पार्टी कोशिश करती है कि मोदी का नाम ना लिया जाए, सीधे सिर्फ बीजेपी की जाए। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के हैं, यहां के नहीं हैं, इसुदान गढ़वी इतने बड़े नेता हो सकते हैं कि जो गुजरात की जनता को यह मैसेज दे पाए कि नरेंद्र मोदी को अब भूल जाइए, हम पे अब ट्रस्ट कीजिए? वो एक बड़ा सवाल है, और यही सवाल शायद 8 तारीख को हमें पता चलेगा कि इसका जवाब कितनी हद तक मिल पाया। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका अंकित। का कैसे जगह बना रहे हैं इस इमोशनल कनेक्ट के बीच आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ये देखना दिलचस्प होगा। और हमारे साथ जो पैनल पे मौजूद हैं तमाम लोग, आशीष नंदन आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। जो हमें अभी अंकित ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन कैसे एंटी इनकम्बेंसी को भी नजरअंदाज करके, इमोशनल कनेक्ट को इस्तेमाल करके कैसे बीजेपी आगे बढ़ रही है, ये देखने वाली बात है। लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी जो तीसरी देयर इज नो अल्टरनेटिव की बात होती है, पर ये एक अल्टरनेटिव के तौर पे यहां आई है। तो आप क्या जगह देख रहे हैं वहां पर आम आदमी पार्टी की? देखिए नगमा जी, 3 सवाल हैं आपके। पहले एक चीज पे चलो, हम नरेंद्र मोदी की जो बात होती है, तो नरेंद्र मोदी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुजरात में एक तरीके से राजनीतिक मसीहा है। और जब मैं राजनीतिक मसीहा कह रहा हूं तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, एनालिसिस कुछ भी कहा जा सकता है। वो 2002 से जब उनके नेतृत्व में पहली बार चुनाव लड़ी गई, तभी से लेके अभी तक जो बीजेपी का वोट शेयर है वो तकरीबन 50% के आसपास होता है। पिछली बार भी 49 था, 2002 में 50 था, यानी उसके आसपास थी। लेकिन उसी के साथ आप इस तरीके से देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस में गुजरात में वोटों का पोलराइजेशन इतना सघन है कि जो कांग्रेस भले ही यहां पे लगातार हारते आ रही है पिछले 25 साल से ऊपर से, लेकिन 1995 में जो 33% उनका वोट था, वो सीधे बढ़ के 43% वोट सीट कंटेस्टेड पे 2017 में चला गया। और जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो कंजंक्शन है वो 92% वोट आप ले रही है। अब जो दूसरा, जो आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी को 1-2 चीजों का फेवर है। वो ये है कि आम आदमी पार्टी जहां भी अर्बनाइजेशन स्ट्रांग होते हैं, जहां पे 40%, 35% ऊपर होते हैं, वहां उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होते हैं। दिल्ली लीजिए, पंजाब लीजिए, और गुजरात में सिमिलर कंडीशन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस ऐसा होगा कि वो सारे जो बहुत बड़े सरप्राइज लेके आएगी? उसमें थोड़ा सा मुश्किल मुझे जो दिखता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच का बहुत स्ट्रांग पोलराइजेशन है। आम आदमी पार्टी के पास गुजरात जैसे कैडर बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम में एक मजबूत कैडर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है।
जहां तक आप साउथ गुजरात की बात करेंगे, सूरत में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस कितने सीट जीतेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि वोटों के मामले में वो बहुत ही चौंकाने वाली चीजें सामने आ सकती हैं। तीसरी चीज जो आप कह रहे थे, जो शायद आई थिंक मिस कर रहा हूं मैं, कि कांग्रेस की बात आप शायद जिक्र कर रहे थे। अगर नगमा एक बार वो तीसरे सवाल आप रिपीट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आपने जैसा कहा कि आम आदमी पार्टी यहां पर देखना होगा कि कैसे अपनी जगह बनाती है, वो दिलचस्प है। कांग्रेस जो इस पूरे संकेत ये वो प्रचार रहा है बड़ा हाई वोल्टेज, इसमें कांग्रेस नजर नहीं कांग्रेस ने बोला कि हमारा लो की प्रचार है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने प्रचार नहीं किया, वो ये कह रहे हैं हमारा लो की प्रचार है, जहां हमें करना है हम वहां प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वो किस तरीके से, वो कितना स्टैंड करेगा इतनी हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच में, ये देखना होगा। आलोक जी इसका जवाब सही सही दे पाएंगे। लेकिन आलोक जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं आसिफ भामला के पास आना चाहता हूं। आसिफ साहब, आप ये बताइए कि 27 साल बाद, इतनी सरकारों के होने के बाद, और नरेंद्र मोदी के 8 साल हो गए उनके गुजरात छोड़े हुए, इसके बाद भी आपको सहारा उन्हीं का लेना पड़ रहा है। अब इसको बीजेपी, जब मैं ये सवाल पूछता हूं, अक्सर ये बोलती है कि भाई वो हमारे ट्रम्प कार्ड है, हमारे चेहरे हैं, तो हम अगर वो चेहरा सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। लेकिन इसका जो फ्लिप साइड है ना आर्ग्यूमेंट का, वो ये है कि आज भी आपको उन्हीं के सहारे की जरूरत पड़ रही है कि वो बताइए सब काम छोड़ करके 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं, 27-28 रैली कर रहे हैं। आपका जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी, कहीं ऐसा तो नहीं आप कंप्लेसेंट हो गए, कमजोर हो गए, ढीले पड़ गए कि नहीं गुजरात है, मोदी जी हैं ही, जिता देंगे? आज आपके चैनल में यदि सबसे अच्छा और सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर एंकर अगर कोई होगा तो यकीनन आपका चैनल उसी को यूटिलाइज करेगा ज्यादा से ज्यादा डिबेट्स और रिव्यू के लिए। पहले तो मैं बात करूंगा। दूसरा, जहां तक के नरेंद्र मोदी जी की बात है, तो यकीनन 12 साल वो उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मूल उनका राजकीय जो है प्रवास जो है वहां से शुरू हुआ। और मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, गुजरात की जनता का अपार समर्थन हमेशा मोदी जी को और उत्साह बीजेपी को हमेशा प्राप्त हुआ। और ये बार एक ऐतिहासिक जीत आप देखोगे और गुजरात में फिर से कमल खिलेगा और एक सुशासन की एक सरकार आपको देखने मिलेगा। जहां तक कि मोदी जी का नहीं, मोदी जी का जहां तक के सवाल है, मुझे ही बताइए, सारे नेता वहां कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी कर रहे हैं, सारे नेता कर रहे हैं और कांग्रेस के भी अन्य नेतागण कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये कि कांग्रेस के नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का आदर नहीं करते हुए उन्हें रावण कहते, उन्हें नीच कहते, उन्हें तरह तरह की बातें कहते। अच्छा, आपके नेता ने भी सद्दाम हुसैन बोला। हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए, देखिए गुजरात में ऐसा थोड़ी कि जितना बुरा कांग्रेस अगर हमें बोलेगी, और आप जहां तक कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस छुपा प्रचार करी, कांग्रेस उन राज्यों में प्रचार करी जहां चुनाव ही नहीं है। अब महाराष्ट्र में का दूर दूर तक चुनाव नहीं है, वो भी ग्रामीण भाग में। आलोक जी को जरा ले आए आलोक जी, दो चीज का जवाब क्या आप, एक सेकंड आसिफ भाई सुन लिया आपकी बात। मुझे आलोक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि चुनाव में जिस तरीके की बातें बोली जाती हैं उसमें कुछ तर्कश के तीर जो हैं वो आपकी ओर भी आए और कुछ तर्कश के तीर जो हैं वो आपने भी दूसरी तरफ भेजे, लेकिन आपके तीर जैसे पहले नहीं होता था, माइथोलॉजी के जो सीरियल आते थे कि एक तीर जो है वो 5 हो गया, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी जो है वो आपके द्वारा भेजे गए तीर का 5 गुना कर देती है और उसका राजनीति में इस्तेमाल कर देती है, और आपको इसकी जानकारी नहीं थी? संकेत भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 1 के 5 नहीं, 5 के 10 भी हो रहे हैं। जब 600-700 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च होगा, टीवी चैनल्स को दिया जाएगा, तो स्वाभाविक ऐसा ही होगा। जब फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिए जाएंगे मोदी जी के नाम पे, पूरे अखबार खरीद लिए जाएंगे, तो 1 के 5 क्या 10 क्या 20 भी बन जाएंगे। दूसरी बात यह आती है कि कांग्रेस कोई लोग प्रोफाइल नहीं कर रही है। ये खड़गे जी का आज फोटो है, आज की रैली का 20,000 से ज्यादा लोग हैं खड़गे साहब की रैली में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं, मैं एनडीटीवी की बात नहीं कर रहा हूं, उनको करोड़ों का खर्चा नहीं दिख रहा है। उनको नहीं लग रहा है कि किस तरह से करोड़ों का काफिला चल रहा है, करोड़ों का खर्चा, करोड़ों का प्रचार, करोड़ों के रथ, करोड़ों के काफिले, सरकारी पैसा, सरकारी मशीनरी, और उसके बाद भी भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांटने पड़ रहे हैं।
और तो और छोड़िए, आज हमने एम्बुलेंस ही पकड़ रखी थी सारी की सारी कि भाई आज एम्बुलेंस ही देखनी है कौन सी कहां से आती है। ये एम्बुलेंस आई, हमने आज कैमरे लगा रखे थे एम्बुलेंसों के लिए। ये 2 मिनट तक का वीडियो तो हमने ही बनाया कि साहब ये एम्बुलेंस आई और ये खड़ी रही और ये काफिले का इंतजार करती रही, और फिर उसके बाद काफिला आया और एम्बुलेंस जो है नहीं, आपका आरोप क्या है? आपका आरोप ये है कि एक एम्बुलेंस खड़ी की हुई थी। हमारा सीधा सीधा आरोप ये है हाँ। कि ये एम्बुलेंसों का खेल जो है ना, ये भी इस बार फ्लॉप हो गया है। एम्बुलेंस खड़ी करके और वो एम्बुलेंस को मोदी जी ने रास्ता दे दिया। अरे भैया काफिले में घुस सकती है, वो भी प्राइवेट, 108 वाली नहीं, चलेगा 108 वाली नहीं आलोक होती। जी, उससे होगा क्या? कहाँ दूर आप है? चुनाव में कहाँ है? आलोक जी, सवाल तो हम ये होगा कि आप आपके अपने कॉम्पिटिटर दूर हैं कहाँ कौन, आम आदमी पार्टी या नहीं, बीजेपी? ये नया आरोप है वैसे नगमा जी, ये एकदम ब्रांड न्यू इस गुजरात चुनाव का एकदम ब्रांड न्यू आरोप लगाया आलोक जी ने। अब इसका आप जवाब किस तरीके से देंगे आसिफ बामला? आलोक शर्मा का ये कहना है कि आपने एम्बुलेंस तैयार रखी थी, एम्बुलेंस को प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उनसे आंकड़ों पर बात करूंगा। नहीं, आंकड़े पर बात जाएंगे, पहले इस आरोप का जवाब दे दीजिए कि क्या एम्बुलेंस वहां पर स्टेज थी? वैसे इस पर जैस्मीन शाह भी कहना कुछ चाह रहे हैं। जैस्मीन नहीं, देखिए ये नहीं, सारे एक मिनट, आरोप हाँ। ये लगाते रहते हैं, ये कुछ भी वीडियो बनाते हैं, लगाते हैं, और आखिर में आप देखोगे कि जनता पर इसका जवाब तो नहीं, इसका जवाब नहीं हुआ ना ये कि कुछ भी वीडियो बनाते हैं। जैस्मीन, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे? आसिफ बामला, 1 मिनट के लिए 1 मिनट सुन लीजिए पहले। जैस्मीन शाह भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूं। मैं शुरुआत से सुन रहा हूं कि आज रिकॉर्ड तोड़ रोड शो किया, रिकॉर्ड तोड़ रोड शो किया। तो मेरा हाँ। भाजपा से केवल ये सवाल है कि पिछले 27 साल में क्या आपने रिकॉर्ड तोड़ स्कूलों का निर्माण किया? आपने 6000 स्कूलों को बंद करने का काम किया। क्या आपने रिकॉर्ड तोड़ अस्पताल या मोहल्ला क्लिनिक या दवाई खाने बनाने का काम किया? नहीं किया। अगर किया होता तो कोविड महामारी में जो हाल गुजरातियों का हुआ वो नहीं होता। क्या आपने रिकॉर्ड तोड़ काम फार्मर्स के लिए, युवाओं के लिए रोजगार बनाने का, महंगाई से लड़ने का ऐसा कुछ काम किया? नहीं किया, क्योंकि 27 साल आपने कुछ काम नहीं किया। आज आपको रिकॉर्ड तोड़ रोड शो करने की जरूरत पड़ रही है। और गुजरात की जनता, अगर आप ग्राउंड पे जाएं, गुजरात की जनता को केवल एक शब्द उनके मुंह पे है, परिवर्तन, और दूसरा शब्द है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। उनको पता है कि अब उन्हें काम करने वाली पार्टी चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कर दिखाया है, पंजाब में कर दिखाया है, और इनकी जो जो समस्या है महंगाई को लेके, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे कोई बात नहीं कर रहा। आप सोचते हैं कि, समझते हैं कि लोग मूर्ख हैं, प्रधानमंत्री जी को लेके आएंगे, 5 बड़े दिग्गज नेताओं को लेके आएंगे और रोड शो करते रहेंगे, तो क्या जनता आपको हिसाब किताब नहीं पूछेगी आपके 27 सालों का? एक काम मुझे बता दीजिए आपने। ठीक है, जवाब देने दीजिए आसिफ बामला को कि 27 साल के हिसाब में आप सिर्फ मेगा रोड शो करते हैं, इससे क्या होगा? आसिफ बामला। अरे आम आदमी पार्टी को तो मैं बताना चाहता हूं कि आप ज्यादा दूर नहीं हो, एमसीडी में भी चुनाव चल रहे हैं और वहां पर आपको पता चलेगा। आपके नेता तो टिकट, सुनिए, आपके नेता तो टिकट देने से लेकर, सुनिए, टिकट देने से लेके, आपके नेता टिकट देने से लेके हर काम में जितना भ्रष्टाचार दिल्ली में दिखाया आपने, वो देश की जनता ने देख लिया। वो जो आपने जो संतों और महात्मा की जो छवि जो तैयार की है ना अरविंद केजरीवाल जी की, वो आपके उप मुख्यमंत्री वहां पर, और जो आप लोगों ने जो टिकट बांटने के बाद जो पैसे और फिरौती जो मांगते हैं ना उम्मीदवारों से, वो गुजरात में भी दिखाया लोगों को। तो वो आप वो संतों वाली बात छोड़ दें, लोग भली बात ही जानते। मैं यहाँ ये बात करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि कच्छ और सौराष्ट्र में पिछली बार जो है कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन मैं आपको बताऊं तब वो पाटीदार विषय हुआ था। और आज अगर आप देखोगे तो हार्दिक पटेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे, और उसका भी बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। कई जगहों पर जहां पर भारतीय जनता पिछली बार कम पड़ी थी, मैं ये मानूंगा कि पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी से अच्छा था इन इलाकों में जहां आज चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें कोई नहीं। और जहां तक कि आप महंगाई की बात करते, बेरोजगारी की बात कर रहे, ये विषय विश्व भर का है, ये विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके जो राज्य अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया कि 92 सीट्स तो वो जीत ही रहे हैं। आलोक जी, आपका अभी अपना कोई कांग्रेस पार्टी का भी कोई दावा है? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा इस बार। खाता ये नहीं लोग खुलेगा। उत्तराखंड की सरकार बना रहे थे,
उत्तराखंड में जो इनके सीएम कैंडिडेट थे, मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा इससे अच्छा सीएम कैंडिडेट नहीं हो सकता। आज वो बीजेपी का प्रवक्ता है उत्तराखंड में, कर्नल कोटियाल। और जो गुजरात गोवा वाले सीएम कैंडिडेट थे उनसे भी अच्छा कोई नहीं था। वो जो है उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और मेरे से पूरे कागज पे लिखा लो, इनकी आज जो सीएम कैंडिडेट हैं ईशुदान गढ़वी, उनकी भी जमानत जब्त हो गई है आज। मुझे याद है आलोक जी ने एक पिछले कार्यक्रम में मेरे एक तख्ती उठा करके आप इक्वल टू जीरो। आदमी पार्टी केवल और केवल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, कमलम से टिकट आ रहे हैं इनके बढ़कर, और ये चीज हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। और इंटरव्यू जो हमारे कैंडिडेट उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि हवाई जहाजों से पैसे आ रहे हैं, अगर बीजेपी से साठगांठ नहीं है तो संभव नहीं है। लेकिन आज का मुद्दा ये है, आज का मुद्दा ये है, एक मिनट भाई, एक मिनट, सीएम कहां थे आज बीजेपी के? सीएम आज गाड़ी के पीछे भी भागते हुए नजर नहीं आए। डबल इंजन के नाम पर पिछले 1 महीने से वोट मांगना बंद है। पूरी की पूरी मंत्रिमंडल बदल दिया। आज की तारीख में 89 सीट्स पर, हमारी पिछली बार 38 सीटें थी, आज हमारे पूरे आंकड़े आए हैं, हम 63 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। हमारे यहां पर आज जो, जहां पर राजकोट में हम बुरी तरह से हारे थे पिछली बार, राजकोट में भी 3 सीटें हमारी निकल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। यही कारण है कि मोदी जी के अलावा किसी का चेहरा मत दिखाओ, और इनका कुछ जो वो गोदी मीडिया है वो पूरी तरह से वो दिखाई चला जा रहा है। ठीक है, हमारे पास अब एक आकलन के लिए समय ज्यादा नहीं है। आशीष रंजन जी के पास वापस जाना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल 92 सीट्स की बात करें, आलोक जी भी 63 की बात कर रहे हैं। आलोक जी ये भी कह रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा आम आदमी पार्टी का। यहाँ भारतीय जनता पार्टी तमाम चेहरे ही बदल डाल रही है। तो आशीष जी, बीजेपी को नुकसान तो हुआ है, लगातार सीटें घटी हैं इस बार, क्या और आपका क्या आकलन है कांग्रेस और आपको लेकर? देखिए, 3 चीजें जो बहुत 3 कीवर्ड है गुजरात के पॉलिटिक्स में: मोदी, महिला और शहरीकरण, शहर। मोदी के बारे में हम ढेर चर्चा करते हैं, वो एक फेनोमेना है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन है। गुजरात पिछले 20-25 सालों में सब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काफी बढ़े हैं, तो बड़े शहरों के बीच में काफी छोटे छोटे शहरे बने हैं, जिससे लैंड एक्विजिशन, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से काफी लोग पसंद करते हैं मोदी को, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात यह है कि ऑफकोर्स हर जगह 100% नहीं होता, इसीलिए 50% के आसपास रुक जाती है। दूसरी बात रही है कि जब बात हो रही थी कि पोलराइजेशन के, तो वो कांग्रेस का एक बंधा वोट शेयर है एंटी मोदी वेट में। और तीसरी जो महिला वाली बात है, आप देखेंगे जब से बीजेपी का उदय हुआ है, अगर टर्नआउट का देखेंगे मेल फीमेल में, तो धीरे धीरे फीमेल टर्नआउट और मेल टर्नआउट के बीच गुजरात में गैप कम हो गया। पिछले चुनाव में 4% रह गए थे और 2012 में तो सिर्फ 3% थे, जो कि पहले 10% से ऊपर थे। अब जो बात आपकी आखिरी है कि आम आदमी पार्टी की, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी है लोकल लेवल पे बीजेपी के प्रति, नॉट मोदी के प्रति, ठीक है। और सॉरी आप कुछ बोल रहे हैं आलोक जी? नहीं बोलिए, आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के प्रति। मैं कंटिन्यू करूं? हाँ। आप शहरीकरण, एंटी इनकम्बेंसी है, और ये हर चुनाव में होते, इस बार खासकर लोकल लेवल पे जब से, और यहाँ के लोगों का मानना है कि मोदी जी जब चले गए हैं सेंटर में, मतलब साहब बोलते हैं उनको, बड़े साहब इधर लोग, तो बड़े साहब जब से सेंटर में चले गए तो गुजरात में कुछ कुछ गड़बड़। यही वजह है कि मोदी जी को काफी रैलियां करनी पड़ रही है, क्योंकि उनका चेहरा है। दूसरी बात शहरीकरण का मैं इसलिए जिक्र कर रहा था, आज अहमदाबाद में रोड शो हो रही है, सूरत में चुनाव हुई, इससे पहले मोदी जी ने करीब 2 दिन तक सूरत में भी रोड शो बैठकें की। अहमदाबाद और सूरत को मिला के ही करीब 38-39 सीट है, और उसमें से आप देखेंगे 35 सीटें बीजेपी मोर और लेस 34 से 35 सीटें हमेशा जीतती है। तो ये एक बड़ा है। तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी भी इसी से आपका ऑडियो वीडियो कनेक्शन बहुत कमजोर हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि पॉइंट आप बहुत अच्छा रख रहे हैं, लेकिन नगमा अब समय खत्म हो गया है हमारे पास। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी को लेकर के विश्लेषण होता है कि आम आदमी पार्टी किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। क्या आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाएगा? क्या आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचाएगी बीजेपी को या कांग्रेस को?
और अब दिल्ली नगर निगम चुनाव, जिसके लिए प्रचार किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं हो रहा है। हर पार्टी ने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को प्रचार के लिए गली गली उतारा है। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री गली गली में घूम रहे हैं। एमसीडी चुनाव के लिए 250 सीटों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 को नतीजे आएंगे। बिल्कुल, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 250 सीटों में से सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनमें 3 महिलाएं हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में ये उम्मीदवार कैसे प्रचार कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवारों के आगे उनकी चुनौती कितनी गहरी साबित होगी, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पुरानी दिल्ली के कुरैश नगर वार्ड में बीजेपी की महिला प्रत्याशी समीना रजा चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं। समीना खुद बीजेपी की मंडल उपाध्यक्ष हैं और पति बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रवक्ता हैं। लेकिन यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा बड़ी चुनौती 70% मुस्लिम मतदाताओं को बीजेपी की तरफ लाना है। मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूं और ओबीसी से आती हूं जी, ओबीसी ग्रेड से। तो मेरा यही कहना है कि एक मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज की जो दबी हुई आवाज़ थी उसको उठाने का काम किया। मुझे एक लेकर आए मैदान में और मैं जब जाती हूँ डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए, तो मेरी एक कोशिश यही होती है कि जो मुस्लिम सोसाइटी और जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एक गैप क्रिएट किया गया है, मैं किसी न किसी तरह से उस गैप को कम करूं या खत्म करने की कोशिश करती हूं। बीजेपी के 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक इस वक्त गली मोहल्लों में वोट मांगते दिख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों के ज्यादातर जगहों पर बड़े नेता के तौर पर पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ही चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। लेकिन समीना के बगल में खड़े उनके पति मज़ाहिर रजा बताते हैं कि स्थानीय सांसद हर्षवर्धन का समर्थन और 15% हिंदू वोटर्स उनकी चुनावी नैया पार लगा सकते हैं। मैं खुद एक अच्छे खानदान से हूँ। मेरा खानदान बहुत बड़ा है, यहाँ 200 परिवार का खानदान है। 200 परिवार का जी। अच्छा। तो यहाँ जो 200 का परिवार है मेरा, साफ सुथरे लोग और अच्छे लोग रहते हैं, तो वो उन पर इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो यहाँ हिम्मत नहीं किसी की कि कोई बदतमीजी कर दे या कोई चू भी कर दे, क्योंकि हमने लोगों का काम किया और हम काम करते हैं। बीजेपी ने इस बार दिल्ली में 250 सीटों में से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनमें कुरैश वार्ड से महिला समीना रजा, मुस्तफाबाद वार्ड से पेशे से वकील महिला शबनम मलिक, चांदनी चौक से इरफान मलिक जो पसमानदा मुस्लिम हैं, और चौहान बांगर वार्ड से महिला सबा गाजी मैदान में हैं, जो पसमानदा मुस्लिम के घोसी बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं। खास बात यह है कि ये सभी अल्पसंख्यक मोर्चे में काम कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में 50 ऐसे वार्ड हैं जहां 40 से 80% तक मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की बीजेपी से बढ़ी दूरियों के चलते इन उम्मीदवारों के सामने कई सियासी चुनौतियां हैं। समीना रजा जी और उनके पति हैं, ये दोनों ही लोग बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। इस बार कुरैश नगर से इनको, समीना रजा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। चुनावी नतीजे बताएंगे कि आखिर मुस्लिम मतदाताओं ने कितना स्वीकार किया है। दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, इंडिया।